तो रिवाइज करके भी आए होगे। और वो 40-45 मिनट की वीडियो में सारे पॉइंट हम बता देते जो नीट में आएंगे, है ना। तो बस लगे रहो बस, है ना। ये जो 50 दिन है ना, लगे रहोगे तो हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो सवाल पहला हमारा, ड्यूरिंग द मेटाफेज स्टेज ऑफ माइटोसिस स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर। काइनेटोकोर का शेप कैसा होता है, और एक क्रोमोसोम में कितने काइनेटोकोर, और सेंट्रोमियर, और सेंट्रोमियर के ऊपर ही काइनेटोकोर होते हैं। बहुत तुम लोग याद करके आ गया। अच्छा, सेंट्रोमियर के आधार पे क्रोमो, अरे आराम से आराम से, क्या सेंट्रोमियर की पोजीशन के आधार पे क्रोमोसोम कितनी तरह के। बहुत बढ़िया। द स्टेज ऑफ माइटोसिस इज सोन इन द डायग्राम। अरे सवाल पहले सुन तो लिया करो, मेटाफेज दोनों ऑप्शन कर दें फिर, तो सुनो और समझो पहले। विच स्टेज इज इट एंड व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ऐसे तो समझ में आ गया कि कौन सी स्टेज है, मेटाफेज। कैसे पता चला, अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम एट इक्वेटर, या मेटाफेज प्लेट, है ना। तो इक्वेटर पे अलाइनमेंट है, इसलिए समझ में आ गया मेटाफेज है। और उसके बाद पहले में क्या गलती है, सेंट्रोमियर स्प्लिट, ये गलत हो गया, है ना। ये भी गलत बात है। ये कब होता है, एनाफेज में। और ये भी मैंने वो रिवाइज करते समय बताया था कि सेंट्रोमियर स्प्लिट होने का सवाल भी बहुत पूछा जाता है। मेटाफेज में, सॉरी कह रहे माइटोसिस में एनाफेज, और मियोसिस में एनाफेज 2 में, है ना। तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन हो जाएगा यहां पर। क्रोमोसोम मूव टू स्पिंडल इक्वेटर, क्रोमोसोम मेड ऑफ 2 सिस्टर क्रोमैटिड। In a diploid cell, at which stage of cell cycle the amount of DNA is doubled? एस फेज हो जाएगा। कितना कठिन सवाल है। अब इस आसान सवाल, लेकिन अगर कोई उलझ गया तो फिर इसमें पहला तो वैसे भी कोई नहीं करेगा। पहला क्यों करेगा बे, जीवन में कौन करेगा। हाँ, गलती हो सकती है थर्ड ऑप्शन में। तो अब एक सवाल मिलेगा, इन द एस फेज ऑफ द सेल साइकिल अमाउंट ऑफ डीएनए डबल इन ईच सेल। और ये भी बहुत पूछा जाता है, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है, उसके नंबर में कोई चेंज। ड्यूरिंग विच फेज ऑफ सेल साइकिल अमाउंट ऑफ डीएनए इन अ सेल रिमेन एट 4C लेवल इफ द इनिशियल अमाउंट इज डिनोटेड एज 2C। हाँ, G2 एंड देखो ढेर हो गया। इनिशियल अमाउंट इज डिनोटेड एज 2C। ये इनिशियल क्या है, जीवन। सेल साइकिल का इनिशियल जीवन है। तो आपसे कहा भैया जीवन जो है उसमें 2C अमाउंट है, तो बताओ 4C कहां होगा। तो जब वो जीवन में कह रहा है कि 2C, तो ये दो ऑप्शन तो वैसे भी नहीं हो सकते हैं। अब बचे दो ऑप्शन, ठीक है। तो जीवन के बाद हम कहां पहुंचे, एस फेज में, और एस में कितना हो गया 4C। फिर पहुंचे कहां, G2 में, G2 में 4C, G2 के बाद S, M, और M में 4C। समझे कि नहीं। तो S, G2 और M, कोई ऑप्शन है ऐसा, ऐसा कोई नहीं है, लेकिन G2 एंड M दिया हुआ है। एक ऑप्शन ओनली G2 है, और एक G2 एंड M, और एक ऑप्शन अगर देता G2 M एंड S तो भी सही हो जाता। तो अब ये क्वेश्चन मतलब बहुत कुछ सिखाता है, कि ऐसा नहीं कि केवल हम याद कर लें इसको। द एंजाइम रिकॉम्बिनेज इज रिक्वायर्ड एट विच स्टेज। कौन सा, पैकेटिन स्टेज। रिकॉम्बिनेज किस प्रोसेस में यूज हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन का दूसरा नाम क्या है, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सिनेप्सिस कब होती है, जाइगोटीन में। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन
डिप्लोटीन में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, बाइवेलेंट फॉर्मेशन, टेट्राड फॉर्मेशन, टेट्राड विजिबल होगा अच्छे से, पैकीटीन में क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, कियास्मेटा फॉर्मेशन, डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्मेटा। तो किस्मत अच्छी रही, इतने में ऐसे सवाल मिल जाएंगे सब। वैसे पूरा चैप्टर 1 ही मिनट का है, 1 मिनट में मैं वो सारे सवाल बता सकता हूं जो नीट में आएंगे। अभी आखिर में बताएंगे। विच इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल? इंटरफेज। ह्यूमन सेल के लिए सेल साइकिल की ड्यूरेशन 24 घंटे इसके लिए, और इकोलाई के लिए, और इकोलाई में रेप्लिकेशन का टाइम और स्पीड कितनी है? 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। तो 24 घंटे की सेल साइकिल में इंटरफेज 23 घंटे और एम फेज 1 घंटा। परसेंटेज के हिसाब से इंटरफेज 95% और एम फेज 5%। क्लियर है बात? और सेल साइकिल की जो ड्यूरेशन, दिस इज वेरिएबल फ्रॉम सेल टू सेल एंड ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। मतलब मेरी बॉडी की हर सेल में सेल साइकिल की ड्यूरेशन अलग अलग होगी, और ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म तो हमने याद ही कर रखा है, 3 डेटा यहां पर। तो ये इंटरफेस सबसे लॉन्गेस्ट हो जाएगी। द चेक पॉइंट इन सेल साइकिल प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन। अब जो चेक पॉइंट तो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो आपको सीधे याद कर लेना। क्या करोगे? याद क्या करोगे? कौन सा ऑप्शन? एसएस डीएनए डैमेज। डीएनए डैमेज का पता लगाना। डीएनए डैमेज होने का क्या मतलब है? म्यूटेशन, कि म्यूटेशन हो गया है, और जो म्यूटेशन होता है उससे कैंसर भी हो सकता है। तो चेक पॉइंट ये पता लगाते हैं कि डीएनए डैमेज तो नहीं हुआ है, और अगर डैमेज हो तो उसको रिपेयर कर लिया जाए। लेकिन सेल साइकिल में चेक पॉइंट का काम होता है डीएनए डैमेज का पता लगाना, रिपेयर नहीं करना है उसका काम। रिपेयरिंग करने वाले अलग एंजाइम होते हैं, अरे लेकिन वो सिलेबस में नहीं है। जैसे वो कहा नहीं था कि डीएनटीपी परफॉर्म डुअल फंक्शन, एक तो सबस्ट्रेट की तरह काम करता है और दूसरा एनर्जी प्रोवाइड करता है। और सबस्ट्रेट की तरह किसके लिए काम करता है? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, D3P के लिए। और कहा था एंजाइम ना केवल फास्ट है बल्कि बहुत एक्यूरेट है, मतलब तेजी से काम करता है और एक्यूरेसी से, ताकि कोई गलती ना हो। और गलती हो गई तो नहीं, गलती हो गई तो रिपेयरिंग कर देता है। रिपेयरिंग नहीं हो पाई तब म्यूटेशन हुआ। समझे कि नहीं? अरेंज द फॉलोइंग इवेंट ऑफ मियोसिस इन करेक्ट सीक्वेंस। तो ऐसे नहीं करना, पहले जो ऑप्शन दिए गए इनकी स्टेज लिख लेनी है। क्रॉसिंग और बताओ, पैकेटिन, सिनेप्सिस, टर्मिनलाइजेशन, डायकाइनेसिस, है ना, और डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियस। वाह कमाल है। एनाफेज, और ये सब प्रोफेज तो है नहीं, ये तो मेटाफेज है पहले कहीं के। अबे ये भी तो डायकाइनेसिस ही है। yes. बाकी सब पता ही कह रहे प्रोफेज में होगा, और प्रोफेज डायकाइनेसिस के पहले आएगा कि बाद आएगा? अबे प्रोफेज में ही तो है सब। तो इसका मतलब शुरू कहां से करोगे? जाइगोटिन्स सेकंड से स्टार्ट करोगे। 2 के बाद क्या आएगा? 1। तो 2 1 2 1, ये 2 ऑप्शन तो खत्म हो गए। अब 3 आएगा कि 4 आएगा? 3 है। टर्मिनलाइजेशन पहले होता है और न्यूक्लियोलस बाद में डिसअपीयर होता है, तो 3 4 पहला ऑप्शन हो गया। समझे? सोमैटिक सेल, सोमैटिक सेल किसे कहते हैं? जर्म सेल के अलावा बाकी सेल। जर्म सेल जो होती हैं वो गैमीट बनाती हैं। मेल में जर्म सेल होती हैं टेस्टिस में, स्पर्मेटोगोनिया, और फीमेल में ओवरी में oogonia। इसके अलावा जितनी सेल होती है सब सोमैटिक सेल हैं, जैसे नर्व सेल, स्किन सेल, हार्ट सेल, मसल सेल, सब क्या है? सोमैटिक सेल। दैट हैज जस्ट कंप्लीटेड द एस फेज। करेक्ट, सोमैटिक सेल ने एस फेज को पूरा कर लिया है ऑफ इट्स सेल साइकिल एज कंपेयर टू गैमेट ऑफ सेम स्पीसीज है। एक ही जाति की बात कर रहा है। तो चलो अपनी हम सोमैटिक सेल ले लेते हैं। यहां पर ये हमारी सोमैटिक सेल है, और अगर सोमैटिक सेल है तो बताओ इसमें कितने क्रोमोसोम? 46 46 क्रोमोसोम।
गैमीट के अलावा बॉडी की हर सेल में 2n नंबर है, तो 46 क्रोमोसोम होगा। डीएनए कितना? 2c मान लेते हैं। चलो अब करें कि ये जो सोमैटिक सेल है इसने एस फेज को क्रॉस कर लिया, और एस फेज को क्रॉस कर लिया मतलब कहां आ गई? G2 में। तो बताओ क्रोमोसोम कितने? 46 और डीएनए 4c। कितना समझ गए? अब करें इस सेल को कंपेयर करना है, इस सेल को जो एस फेज को क्रॉस कर चुकी है, इसको कंपेयर करना है गैमीट ऑफ सेम स्पीसीज। मतलब अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन का गैमीट भी बना लें। तो चलो गैमीट से कंपेयर करने के लिए गैमीट बनाना पड़ेगा। तो चलो ऐसे मान लेते हैं कि ये स्पर्मेटोगोनिया या उगोनिया है, और इसमें कितने क्रोमोसोम? क्या तुम लोग सुबह सुबह सूंघ लियो क्या? इस कह रहे गैमीट के अलावा बाकी सब में 46 हैं, और कह रहे हैं स्पर्मेटोगोनिया तो कितने? 46, और डीएनए का अमाउंट 2c। सारी डिप्लॉयड सेल में ऐसा ही होगा। अब ये सेल कहां जाएगी? एस फेज में, और एस फेज से पहुंचेगी कहां पर? G2 में, और G2 में क्रोमोसोम कितने? 46, और डीएनए का अमाउंट 4c। अब ये जाएगी मियोसिस 1 में, क्योंकि गैमीट की बात कर रहा है ना, और गैमीट कैसे बनते हैं? मियोसिस से। तो अब जब मियोसिस 1 होगी यहां पर, तो मियोसिस 1 से कितनी सेल बनेंगी? दो सेल बन जाएंगी मियोसिस 1 से। और इस सेल में कितने क्रोमोसोम? 23। इसमें कितने? 23। डीएनए कितना? 4c। बैले हो क्या? अरे जब दो सेल बनी तो दोनों में डीएनए बांट दिया जाएगा। 2c 2c। पिक्चर भी बाकी है, क्योंकि अभी मियोसिस 2 होनी है, और जब मियोसिस 2 होगी तो ये सेल फिर से 2 सेल बनाएगी, और ये सेल फिर से 2 सेल बनाएगी, एंड मियोसिस 2 इज इक्विवेलेंट टू नॉर्मल माइटोसिस। तो अब क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं होगा। 23 23 23 23, और डीएनए का अमाउंट 2c है तो बांट दो, 1c 1c, 2c है तो 1c 1c। इतना समझे? ये 4 क्या बने? गैमीट। और इस गैमीट से इस सेल को कंपेयर करना है, तो कंपेयर कर लो। अब गैमीट की तुलना में इस सेल के पास क्रोमोसोम का नंबर डबल है, और डीएनए का अमाउंट 4 गुना है। कुछ समझ गए क्या? बढ़िया सवाल था, बहुत बढ़िया सवाल। तो सोमैटिक सेल में क्या कहेंगे? ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड 4 टाइम अमाउंट ऑफ डीएनए। पहला सवाल है क्या? याद कर लोगे? नहीं, निकालने का तरीका पता होना चाहिए, और प्रैक्टिस कर लोगे तो ऐसा कोई बहुत कठिन नहीं है। अब हो सकता है एग्जाम में इसका उल्टा पूछ ले कि गैमीट को कंपेयर करो उस सोमैटिक सेल से जो एस फेज को क्रॉस कर चुकी है। तो गैमीट में हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड 1/4 द अमाउंट ऑफ डीएनए। या ऐसे भी कह सकता कि गैमीट को सोमैटिक सेल से कंपेयर करो, तो हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हाफ द अमाउंट ऑफ डीएनए। तो बहुत पॉसिबिलिटी है। ऐसे भी कह सकता है कि मियोसिस 1 के बाद सेल को कंपेयर करो इसके साथ, या कहे एस फेज के बाद कंपेयर करो, तो कहीं से भी कंपैरिजन करा सकता है। तो केवल याद करके हम नहीं जा सकते कुछ सवालों को। चलो अगला सवाल है, कॉलम 1 कॉलम 2 मैच करना है। सिनेप्सिस, जाइगोटिन, सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, आरएनए एंड प्रोटीन, G2 फेज। अच्छा वो गड़बड़ हो गया थोड़ा सा ये। एक्शन ऑफ एंजाइम रिकॉम्बिनेज, अरे सुन नहीं रहे हो क्या? एक्शन ऑफ एंजाइम रिकॉम्बिनेज कहां पर हो जाएगा? पैकिटीन में। एंड सेंट्रोमियर डू नॉट सेपरेट बट क्रोमैटिड मूव टू द अपोजिट पोल। हाँ, एनाफेज 1 की 2 1 हो जाएगा, क्योंकि एनाफेज 2 में सेंट्रोमियर स्प्लिट कर जाता है। पीपीटी बनाते समय ध्यान रखो ये कॉलम का, ठीक है? स्पिंडल फाइबर अटैच ऑन टू, किस अटैच होगा? काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम। इन मियोसिस क्रॉसिंग ओवर इज इनिशिएटेड एट, अबे क्रॉसिंग और कहां शुरू होती है? पैकेटिन कहां खत्म होती है?
अबे पैकेटीन में कहाँ चलती है तुम लोग? अबे वहीं शुरू हो रही वहीं खत्म हो रही है, समझे कि नहीं? और वही गिने चुने तो सवाल हैं यार कि सिनेप्सिस कहाँ हो रही है, क्रॉसिंग ओवर, प्लाज्मेटा फॉर्मेशन, डिप्लोटिन, अभी जाइगोटिन बता रहे हैं तुमको हम, टर्मिनलाइजेशन, डायकाइनेसिस, वही 3-4 तो गिने चुने सवाल हैं, उसी में 50-60-70 सवाल अभी हम कराएंगे, उतना ही हो नहीं पा रहा है। Which of the following is not a characteristic feature during mitosis in somatic cell? माइटोसिस का कौन सा लक्षण नहीं है? वही गिने चुने सवाल हैं। सिनेप्सिस कहां होगा? मियोसिस में। तो माइटोसिस में क्या स्पिंडल फाइबर होते हैं? यस। क्या डिसअपीयरेंस होता है? कब? लेट प्रोफेज। क्या क्रोमोसोम का मूवमेंट होता है? कब? एनाफेज में, अपोजिट पोल की तरफ, है ना? When cell has stalled DNA replication fork, which checkpoint should be predominantly activated? तो अब यहां भी चेक पॉइंट की बात कर रहा तो याद ही करना पड़ेगा, चेक पॉइंट है नहीं सिलेबस में, कौन सा होगा? 4th ऑप्शन G2M। Which of the following option give the correct sequence of event during mitosis? तो माइटोसिस सबसे पहले क्या होगा? कंडेंसेशन। कब? प्रोफेज में। उसके बाद, अच्छा यहां देखो क्रॉसिंग ओवर लिखा है तो होगा नहीं माइटोसिस में, है ना? यहां भी क्रॉसिंग ओवर दिया हुआ है, ये भी नहीं हो सकता। तो क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली होगी? डिसअसेंबली मतलब टूट जाना। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कब टूटेगी? प्रोफेज के अंत में, लेट प्रोफेज, फिर अरेंजमेंट एट इक्वेटर, मेटाफेज, सेंट्रोमियर डिवीजन, एनाफेज, सेग्रीगेशन। अभी टीलोफेज बता रहे हैं तुमको हम। सेग्रीगेशन कब हो रहा है? एनाफेज में। जो अलग अलग पोल पे जा रहे हैं वही तो सेग्रीगेशन है, अलग होना। पहले साथ में रह रहे थे फिर अलग हो गए, और उसके बाद क्या आ गया? टीलोफेज। पहले ही हो गया ऑप्शन। तीसरे में क्या गलती है? हाँ, गलती कोई नहीं, लेकिन ये ज्यादा बेहतर है क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली भी बताई गई है। APC, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स, is a protein degradation machinery necessary for proper mitosis in animal cell. If APC is defective in a human cell, which of the following is expected to occur? अब ये जो सवाल है ये भी एनसीईआरटी में आपके नहीं है, एपीसी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, लेकिन क्वेश्चन में बहुत सारी हिंट दी गई है। आपसे कह रहा है एपीसी इज प्रोटीन डिग्रेडेशन मशीनरी, और एपीसी में एनाफेज लिखा हुआ है, और एनाफेज में आप जानते हैं सेंट्रोमियर टूटता है, तो उसको स्प्लिट करने के लिए ये प्रोटीन चाहिए, और लिखा भी डिग्रेडेशन, तोड़ने के लिए। और सोचो अगर ये डिफेक्टिव हो गया, एपीसी इज डिफेक्टिव, एपीसी सेंट्रोमियर को तोड़ रहा है जिससे क्रोमेटिड अलग हो रहे हैं, लेकिन अगर एपीसी डिफेक्टिव है तो सेंट्रोमियर टूटेगा नहीं और क्रोमेटिड अलग नहीं होंगे, तो क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा ना, क्रोमोसोम विल नॉट सेग्रीगेट, सेग्रीगेशन नहीं होगा। द स्टेज ड्यूरिंग विच सेपरेशन ऑफ पेयर्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम बिगिंस इज? सेपरेशन ऑफ पेयर्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम बिगिंस, डिप्लोटीन स्टेज में जब सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन होता है तो होमोलॉगस क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग होने लगते हैं और तब वो क्लाज़्मेटा बनता है। तो क्या हो जाएगा? डिप्लोटीन। लिखा है एनसीईआरटी में, लाइन दी हुई है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेस ऑफ सेल साइकिल इज कौन सा? G1 S G2M। पहला कौन बता रहा है? ये क्या है? सेल साइकिल है ना, और सेल साइकिल में ये क्या है? हाँ, एम फेज। ये हो गया एम फेज, और ये क्या है? इंटरफेज। और इंटरफेज में ए क्या है? ये जीवन है। अरे दीदी क्या है ये?
क्योंकि सेल साइकिल चलती है क्लॉकवाइज। और अगर हमें पता है ये M है तो ये G1, ये S और ये G2 हो जाएगा। समझे कि नहीं? और इसलिए हम कहते हैं कि G2 किसके बीच में है? M और S के बीच, और G2 S और M के बीच। वही एक ही बात है। हाँ, अभी मारे सही हो जाए, फिर एक ही बात है। G1 M और S के बीच है, लेकिन S और M के बीच नहीं है। नहीं समझे? ये M और S के बीच है, लेकिन S और M के बीच नहीं है। S और M के बीच कौन है? G2, क्योंकि क्लॉकवाइज ही चलना है। सेल्स इन G0 फेज। अब एनसीईआरटी ने जो दिया है वो एग्जिट दे रखा है, और नीट में जो माना गया था वो सस्पेंड। अब तुम क्या करोगे तुम जानो, मैं नहीं बता सकता। एक दो सवाल में आपकी मर्जी चलेगी। वैसे चूंकि सस्पेंड माना गया था तो सस्पेंड ही कर लो आप लोग भी, है ना। आफ्टर मियोसिस 1 द रिजल्टेंट डॉटर सेल्स हैव। आफ्टर मियोसिस 1, अब जैसे कह रहा कि पेरेंट सेल इन द एस फेज, तो इसको हम वही लेके चलते हैं, ये जो भी बना के दिखाया था, ये वाला। क्या पूछा था? मियोसिस 1 के बाद ना, मियोसिस 1 के बाद ये सेल है, और पूछा था सेल जो एस फेज में, तो एस फेज में भी ऐसी सेल होगी। तो अगर हम इस सेल को इससे कंपेयर करें तो डीएनए का अमाउंट डबल है, और क्रोमोसोम का नंबर भी डबल है। या इसकी तुलना में क्रोमोसोम का नंबर आधा है और डीएनए का अमाउंट आधा है। ठीक है, तो अब चलते हैं वापस। तो लिखा सेम अमाउंट ऑफ डीएनए एज इन पेरेंट सेल इन एस फेज, तो गलत बात हो गई। ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए इन कंपैरिजन टू हैप्लॉइड गैमीट, ये सही बात है क्या भाई? मियोसिस 1 के बाद और यहां पर लिखा हैप्लॉइड गैमीट, तो मियोसिस 2 के बाद ही तो गैमीट बनेगा। यानी मियोसिस 2 में जब आप पहुंचेंगे भाई, मियोसिस 1, ये देखो, ये मियोसिस 1 के बाद सेल और ये मियोसिस 2 के बाद। तो अगर हम इस सेल को इससे कंपेयर करें तो क्रोमोसोम का नंबर सेम है, लेकिन इस सेल में जो मियोसिस 1 को क्रॉस कर चुकी है, इसमें डीएनए का जो अमाउंट है इसकी तुलना में डबल है। तो गैमीट से अगर हम कंपेयर करते हैं तो क्रोमोसोम का नंबर सेम है, लेकिन डीएनए का अमाउंट डबल है। ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए इन कंपैरिजन टू हैप्लॉइड गैमीट। क्या बात सही हो जाएगी? याद कर लोगे? नहीं, ये निकालना पड़ेगा एग्जाम में, याद नहीं करके जा सकते हो। बाकी दोनों ऑप्शन गलत होंगे, चेक करना आप लोग। क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस बिटवीन विच क्रोमैटिड एंड इन विच स्टेज ऑफ द सेल साइकिल। तो क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलॉगस, क्रोमोसोम एट पैकेट इन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। और ये जो क्रॉसिंग ओवर, इसका मतलब है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, मतलब डीएनए का कुछ अमाउंट एक दूसरे को एक्सचेंज कर देते हैं। सम डिवाइडिंग सेल एग्जिट द सेल साइकिल एंड एंटर वेजिटेटिव इनएक्टिव स्टेज। ये वेजिटेटिव मतलब वो सोमैटिक सेल। दिस इज कॉल्ड क्विसेंट स्टेज। दिस प्रोसेस अकर्स एट द एंड ऑफ G1 फेज से एग्जिट कर जाती सेल, है ना, तो ये G1 फेज हो जाएगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू G1 फेज ऑफ इंटरफेज। तो डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक प्लेस, ये तो गलत बात है। कब होगा? एस फेज में। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल सेल कंपोनेंट, ये किसकी बात है? एम फेज की। एम फेज के दौरान रीऑर्गेनाइजेशन होता है, और इसलिए उसे मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड भी कहते हैं। सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, ग्रोज बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए, ये सही है। न्यूक्लियर डिवीजन टेक प्लेस, नहीं, ये कब होगा? कैरियोकाइनेसिस, तो तीसरा सही हो गया। डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स अकर ड्यूरिंग डिप्लोटीन। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता कब है? जाइगोटीन में, और डिसॉल्व कब हो रहा है? डिप्लोटीन स्टेज में। चलो मैच करो, जाइगोटीन सिनेप्सिस, पैकेटीन, डिप्लोटीन,
हाँ, chiasmata and dikinesis, terminalization. In a mitotic cell cycle correct sequence, अरे बोल दो G1 S G2 M तो याद हो जाए। जब चीजों को हम बार बार बोलते हैं, याद करते हो, तो रिफ्लेक्स बन जाती हैं, और रिफ्लेक्स बन जाएगा तो सोचना ही नहीं पड़ेगा, एग्जाम में हाथ ऐसे टिक कर देगा। लेकिन तीसरा पहला ऐसे याद करके जाओगे तो क्या करेगा, और वहां दूसरे पे ऑप्शन वही लगा हुआ है तो चलो जीवन फेज। डीएनए रेप्लिकेशन कौन सा पहला होगा? सेल ग्रोज एंड ऑर्गेनेल डुप्लीकेशन, ये समरी में लिखा हुआ है कि मोस्ट ऑफ ऑर्गेनेल डुप्लीकेशन अकर इन जीवन। एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन एंड क्रोमोसोम डुप्लीकेशन, क्रोमोसोम डुप्लीकेट हो जाते हैं। डुप्लीकेट मतलब डबल हो जाते हैं, वाह। इस फेज में क्रोमोसोम डबल हो जाते हैं, यही तो पढ़ाया गया आपको। हाँ, क्या हो जाते हैं? अमाउंट, अरे वाह। तो डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब क्या है? इसमें जो प्रोटीन होती है वो डबल हो जाती है, इसमें डीएनए डबल हो जाता है। हाँ, किसका किसका कॉपी? तो क्रोमोसोम अगर 23 है तो कॉपी होके हाँ कितने हो जाएंगे? 46 हो जाएंगे। क्रोमोसोम डुप्लीकेशन मतलब हाँ क्रोमैटिड बन जाएंगी। ये कितने क्रोमोसोम? एक। इसमें कोई संदेह किसी को? और ये हो गए 4। कितने? एक ही है ना। और ये कब हुआ? एस फेज, यही एस फेज में हुआ है। दिस इज कॉल्ड क्रोमोसोम डुप्लीकेशन। तो क्रोमोसोम डुप्लीकेशन से क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन क्रोमैटिड डबल हो जा रहे हैं, तभी तो एनाफेज में बटेगा। थोड़ा इमेजिन करो कि अगर क्रोमोसोम ऐसे ही रहे तो एनाफेज में स्प्लिटिंग कैसे होगी, और स्प्लिटिंग हो किसको अलग करेंगे? समझ गए ना। तो एस फेज के दौरान क्रोमोसोम डुप्लीकेशन का मतलब है कि ये जो क्रोमैटिड होते डुप्लीकेट हो जाते। यहाँ कितनी आर्म है, और यहाँ कितनी क्रोमैटिड, और यहाँ कितने क्रोमोसोम, और यहाँ। तो क्रोमोसोम डुप्लीकेशन में क्रोमोसोम का नंबर नहीं चेंज होता, लेकिन क्रोमैटिड का नंबर डबल हो जाता है, इसलिए इसको कहते हैं डुप्लीकेशन। कौन डुप्लीकेट हो रहा है? क्रोमैटिड डुप्लीकेट हो रही। डुप्लीकेट मतलब एकदम वैसा ही। मतलब अगर यहां पर कैपिटल टी एलील है तो इसके जस्ट सामने कैपिटल टी होगा। समझे कि नहीं? ये डुप्लीकेशन का मतलब है। ये हो गया सवाल की बचा है? अच्छा, G2 फेज साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ, और मेटाफेज अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम। समझ जाओगे ना। अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम बिकम एविडेंट इन मेटाफेज। गिने चुने सवाल हैं, कोई ऐसा बहुत कठिन सवाल पूछ भी नहीं रहा है। ड्यूरिंग मियोसिस 1 इन विच स्टेज सिनेप्सिस। शर्म आती क्या बोलने में? कब आएगा? जाइगोटिन। एक सवाल 4 बार आएगा तो कहना अब रहने दो, ठीक है। द फ्रूट फ्लाई हैज 8 क्रोमोसोम 2n इन ईच सेल। ये एकदम एक्चुअल डेटा दिया हुआ है। फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर है ये। ड्यूरिंग इंटरफेज ऑफ माइटोसिस इफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम है G1 फेज इज 8, व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर एस? देखो दीदी बता रही 16। सीट अगर पीटे तो हम पीट देंगे अभी तुमको। और ये एक्स का ही लिख के आए हो, तो वाई हो कि एक्स हो? हैं? भैया चलो, तो जीवन में कितने क्रोमोसोम दिया है? 8। तो देखो जीवन अगर 8 है, जीवन अगर 8 है, 150 रुपए के लिए हो गए। अरे मानिए एक्सचेंज पहन के आइए, 200 रुपए यहां देने, उसमें कंसेशन कराने आते हैं। इसमें कितना होगा? 8। ये क्रोमोसोम का नंबर चेंज
और G2 में 8 और M में 8। कब चेंज हो रहा है? कभी नहीं। क्रोमोसोम नंबर कभी चेंज ही नहीं हो रहा है, तो दिमाग लगाना ही नहीं यार। कोई भी फेज पूछे उतना ही रखोगे, है ना। हाँ, बस गैमीट में ध्यान रखना है। गैमीट अगर बनते इसी से तो 4 हो जाते, समझ गया ना। जैसे अगर ये सवाल हनी बी के लिए हो, तो हनी बी में अगर मेल गैमीट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो मेल गैमीट में कितने क्रोमोसोम? हाँ, और फीमेल गैमीट में ये देखो, अभी 16 ही है पहले दोनों में। दोनों गैमीट में तो 16 ही है। बस मेल में गैमीट माइटोसिस से बनते हैं और फीमेल में मियोसिस से। फीमेल में क्रोमोसोम 32, मियोसिस हुई तो 16। मेल में गैमीट 16, मतलब क्रोमोसोम 16 और माइटोसिस हुई तो 16 ही रहेंगे। और मेल बनता है पार्थिनोजेनेसिस से और फीमेल बनती है फर्टिलाइजेशन से। वाह अंकल, ध्यान दो तो समझ जाओगे ना। ये कितना हो जाएगा? 8। चलो ये मैच करना। एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन, G2 फेज प्रोटीन आर सिंथेसाइज, क्वेसेंट स्टेज इनएक्टिव, और सेल इस फेज में इनएक्टिव हो जाते हैं। नहीं, सेल्स आर मेटाबॉलिकली एक्टिव। इनएक्टिव नाम जरूर, लेकिन सेल इनएक्टिव नहीं है। एक्चुअली सेल बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। G0 फेज में कौन सी सेल है? और हार्ट सेल से एक्टिव कौन सी सेल है? हार्ट सेल कभी आराम, जिस दिन ये रेस्ट करेगी, रेस्ट इन पीस। G1 फेज, इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, मतलब S। तो करें, ये इंटरवल है M और S के बीच, और S और M के बीच। समझ गया ना। Which of the following stages of meiosis involve division of centromere? एनाफेज 2 और एनाफेज 1 दिया भी नहीं। वाह, ऐसे सवाल बनाते नीट वाले। और माइटोसिस में एनाफेज, अबे एनाफेज ही 1 2 क्या बता रहे हो उसमें? कोई 3 भी बता रहा है इसी में। Which stage of meiotic prophase shows terminalization? डायाकाइनेसिस। सवाल करते करते अंदाजा हो गया होगा कि कहां से सवाल बनाएगा। द सेंट्रियोल अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज। कहां पर? हाँ, साइटोप्लाज्म में। और डीएनए रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में। किस सेल में? अभी सभी सेल में होगा, एनिमल सेल में। ये सेंट्रियोल प्लांट सेल में होता ही नहीं है, तो एनिमल सेल भी ध्यान रखनी है। Which one of the following never occurs during mitotic cell division? चलो एक एक करते हैं। मोमेंट ऑफ सेंट्रियोल टुवर्ड्स अपोजिट पोल, क्या ये होगा माइटोसिस के दौरान? कब? वाह भाई, एकदम गोबर हो। प्रोफेज में होगा ये प्रोफेज की बात चल रही है। एनाफेज में होगा। जैसे मूवमेंट देखे बस कहना हाँ एनाफेज। तुम लोग इतना कहे बम्बार हो गए। सेंट्रोमियर की जो स्प्लिटिंग होने से क्रोमैटिड का मूवमेंट होता है वो एनाफेज में, लेकिन ये सेंट्रियोल का मूवमेंट हो रहा है। प्रोफेज में कितने सेंट्रियोल हैं? कितने हैं? 4। समझे कि नहीं? और सेंट्रोसोम 2। स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम कब होगा? मेटाफेज। कॉइलिंग एंड कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिड प्रोफेज। और पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, हाँ, क्या माइटोसिस में ऐसा होता है? नहीं। ये कब होता है? मियोसिस में। मियोसिस में कब? जाइगोट में। द प्रोसेस इज कॉल्ड सिनेप्सिस। Which stage of meiosis can last for months or years in oocyte of? That is डिप्लोटीन स्टेज। और मैंने वर्टिब्रेट भी बताया, कौन? एम्फीबियंस। ये एम्फीबियंस की बात हो रही। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू माइटोसिस। एक एक पढ़ते हैं, आप बताना। क्रोमोसोम डी कंडेंस एट टीलोफेज। बोलो।
splitting of centromere occurs at anaphase. All the chromosome lie at the equator at metaphase. Spindle fiber attached to centromere of chromosome. क्या? Kinetochore. तो ये गलत हो गया. Regarding meiosis, which of the statement is incorrect? चलो पढ़ते हैं, एक एक बताना. Pairing of homologous chromosome and recombination occurs in meiosis 1. ये pairing कब होगी? और recombination पैकेटिंग. recombination ही तो क्रॉसिंग ओवर है. 4 haploid cell are formed at the end of meiosis 2. सही है. There are 2 stages in meiosis 1 and 2. DNA replication occur in S phase of meiosis 2. गलत है. क्या गलती है? S phase of meiosis. हाँ, ये देखो. चलो एक सवाल पहले बताओ. S phase जो meiosis 1 में आती है कि 2 में आती है? किसी में नहीं आती. तो कब आती है? meiosis 1 के पहले, इंटरफेज में. समझे? तो ये नहीं कि एस फेज ऑफ meiosis 2 कहना. अच्छा, 1 लिखता तो सही होता. तो ये गलत ही लिखा हुआ है. ये इतना हटाना पड़ेगा, या लिखना है तो इन एस फेज ऑफ इंटरफेज लिख दे, तब सही हो जाएगा. द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल. तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कब बनता है? रिकॉम्बिनेशन में, मतलब क्रॉसिंग ओवर. और क्रॉसिंग ओवर कब होती है? हाँ, पैकेटीन में. तो कह रहा ऑन होमोलॉगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग meiosis characterizes साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर. तो बस रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, पैकेटीन, क्रॉसिंग ओवर, इससे भी आप कर सकते हो. ये इन meiosis क्रॉसिंग ओवर एंड एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल. सवाल पढ़ लेने दिया करो, इसीलिए नंबर नहीं आता है. सवाल पूरा पढ़ना नहीं है, करेक्ट इनकरेक्ट देखना नहीं है. सवाल पढ़ लिया तो ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, इसीलिए गोबर हो जाते हो. तो पूरा सवाल नहीं पढ़ते तो देखो, समझो, सुनो कि सर कैसे कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं. तो वैसे तुम भी कोशिश करो. बस पढ़े, अच्छा क्रॉसिंग ओवर, बस. हाँ, बस खत्म. रिकॉम्बिनेज. और आखिरी में लिख देगा नॉट इनकरेक्ट, तब. हाँ? तो क्रॉसिंग ओवर एंड एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम आर कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम रिकॉम्बिनेज. कौन सा स्टेप है ये? पैकेटीन. आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट ड्यूरिंग प्रोफेज 1 ऑफ meiosis. तो चलो, सिनेप्सिस ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, zygote. क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप, leptotene. क्रॉसिंग ओवर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, टर्मिनलाइजेशन, डिप्लोटीन. डायाकाइनेसिस एंड डिसोल्यूशन, डिप्लोटीन. अब मैच कर लोगे. जाइगोटीन से शुरू करोगे, हाँ, लेप्टोटीन से. तो बी ए सी, बी ए सी कहीं दिखाई दे रहा है? थर्ड ऑप्शन मिल गया. ऐसे करोगे, है ना. बाइवेलेंट और टेट्राड फॉर्मेशन इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑब्जर्व ड्यूरिंग. कहां पर होगा? जाइगोटीन स्टेज. सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इन जाइगोटीन स्टेज. अब यही सवाल अगर पूछा जाए कि बाइवेलेंट और टेट्राड आर क्लियरली विजिबल, तब आप करोगे पैकेटीन. लेकिन अगर फॉर्मेशन की बात करें तो आप क्या करोगे? जाइगोटीन. लेकिन क्लियरली विजिबल होने की बात पैकेटीन. तो बढ़िया सवाल है. विद रिस्पेक्ट टू मेटाफेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. एक एक पढ़ते आप बताना. कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप टेक प्लेस. सही है ये सही बात है. वैसे एक लाइन बताई थी कि कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ मेटाफेज. ये तो मेटाफेज की शुरुआत को ही बता रहा है. क्रोमोसोम आर हाईली कंडेंस. यस, इसीलिए मॉर्फोलॉजी के लिए सबसे बढ़िया स्टेज है. मेटाफेज क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ 4 सिस्टर क्रोमेटिड. तो क्या नो सर? हाँ, तो सही बात है. 4 क्रोमेटिड होंगी कि तो 2 सिस्टर क्रोमेटिड होंगे. बैले हो एकदम. क्रोमोसोम में 2 ही सिस्टर हो सकती है ना. 4 कब हो जाएंगे? 2 क्रोमोसोम ले ले. अरे कभी नहीं होंगी, तो सिर्फ 46 हो जाएगी.
क्रोमोसोम लाई एट द इक्वेटर ऑफ द सेल। ये सही बात है क्या? तुम लोग को साइंटिस्ट बना दिया जाए तो किताबों की। द प्रोसेस ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल अकर एट विच स्टेज ऑफ प्रोफेज वन ऑफ मियोसिस? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कब बनेगा? जब रिकॉम्बिनेशन होगा। रिकॉम्बिनेशन मतलब क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर मतलब पैकेटिंग। Which of the following stages of meiosis involve division of centromere? एनाफेज 2 और माइटोसिस में एनाफेज। Among eukaryote replication of DNA take place in, इससे कठिन सवाल तो आ नहीं सकता है, एम फेज। इतना टाइम लोगे? एम फेज इज इनएक्टिव फेज, एम फेज इज इक्वेशनल डिवीजन, माइटोसिस इज इक्वेशनल क्योंकि पेरेंट और डॉटर में क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है, एंड मियोसिस इज कॉल्ड रिडक्शन डिवीजन क्योंकि पेरेंट की तुलना में डॉटर में क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है। G2 फेज प्रोटीन आर सिंथेसाइज, क्विसेंट स्टेज इज इनएक्टिव फेज लेकिन सेल इनएक्टिव नहीं है, एंड G1 M एंड S, ये इनिशिएशन मतलब क्या हो गया? S फेज। तो M और S के बीच G1 और S और M के बीच। कितने होशियार बच्चे हैं। चलो करेक्ट पूछा है। टेट्राड फॉर्मेशन इज सीन ड्यूरिंग लेप्टोटीन, क्या गलती? टेट्राड फॉर्मेशन कब होगा? जाइगोटीन। ड्यूरिंग एनाफेज द सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट। टर्मिनलाइजेशन टेक प्लेस ड्यूरिंग पैकेटीन, कब होगा? डायाकाइनेसिस। न्यूक्लियोलस जीबी एंड ईआर रिफॉर्म ड्यूरिंग टीलोफेज, सही बात है क्या? और कब डिसअपियर होते हैं? प्रोफेज में डिसअपियर होते हैं। क्रॉसिंग और टेक प्लेस बिटवीन सिस्टर क्रोमेटिड, गलत बात है, नॉन सिस्टर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो करेक्ट है कौन सा? बी एंड डी ओनली, पहला ऑप्शन हो जाएगा। ड्यूरिंग जी नॉट फेज ऑफ द सेल साइकिल द सेल इज मेटाबोलिकली इनएक्टिव, सेल इज मेटाबोलिकली, ये इनएक्टिव फेज इसका नाम है लेकिन सेल मेटाबोलिकली एक्टिव है, तो गलत बात। द सेंट्रोसोम अंडरगो डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज, सेंट्रोसोम की सेंट्रोमियर, सेंट्रोसोम की सेंट्रियोल, अबे दोनों बैले, यहां सेंट्रियोल लिख दे तब भी सही होगा। पहले सेंट्रोसोम कितने थे और फिर कितने हो गए? सेंट्रियोल कितने थे और फिर, तो ये बात सही है क्या? यहां सेंट्रियोल लिख दें या सेंट्रोसोम, दोनों सही है। तो क्या आंसर थर्ड हो जाएगा? डबलिंग द नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैन बी अचीव बाय डिसरप्टिंग माइटोटिक सेल डिवीजन सून आफ्टर। अब इसमें आंसर तो एनाफेज होना चाहिए लेकिन सब जगह इसका आंसर मेटाफेज ही दे रहा, और नीट ने भी यही माना था जो कि गलत है, लेकिन अब कर क्या सकते हैं, एनटीए है तो दादागिरी है उसकी, तो याद कर लो। वैसे दोबारा नहीं पूछेगा आज के बाद ये, है ना, क्योंकि क्वेश्चन पेपर कंट्रोवर्सी होती है तो दोबारा रिपीट नहीं होता है। कौन से मैं समझा सकता हूं आपको कि डबलिंग द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का नंबर डबल कब होता है? एनाफेज में। अरे बेटा ऐसे होता है ना, देखो ये एनाफेज स्टेज में जब हम जाते हैं, मान लो एक सेल में 2 क्रोमोसोम है, कितने क्रोमोसोम? 2, तो मेटाफेज में 2 क्रोमोसोम इक्वेटर पे आएंगे और फिर एनाफेज में सेंटर में स्प्लिट करेगा, तो इधर कितनी क्रोमेटिड आएंगी? 2, और इधर कितनी आएंगी? 2, एंड दीज आर द फ्यूचर क्रोमोसोम। अब इसके बाद अगर टीलोफेज आ जाए तो 2 न्यूक्लियाई बन जाएंगे, और साइटोकाइनेसिस के बाद 2 सेल, और दोनों सेल में कितने कितने क्रोमोसोम? 2-2। लेकिन अब अगर एनाफेज के बाद कुछ ना हो तो सेल में कितने क्रोमोसोम हो गए? 2 हो गए कि तुमको 4 नहीं दिखाई दे रहे हैं? कुछ जान पा रहे हो कि हम ऐसे ही बता रहे हैं, ऐसे ही बता रहे हैं, आप बताएंगे भी नहीं। द डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, बोला करो यार, कहां पर होगा? वही सवाल तो गिन चुन के हैं यार। ड्यूरिंग विच स्टेजेस ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस रिस्पेक्टिवली डज द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम स्प्लिट? तो माइटोसिस कह रहे हैं तो एनाफेज
और मियोसिस एनाफेज 2। गिने चुने सवाल हैं। सर ये देखो कितना कठिन सवाल पूछा है, करेक्ट सीक्वेंस पूछा है, तो कहां शुरू करोगे? लेप्टोटीन, फिर पैकेटीन, फिर डिप्लोटीन, फिर डायकाइनेसिस। कर लोगे ना ये? हाँ यस। विच बेटा बेटा काम की बात, विच वन ऑफ द, एक एक सेकंड काउंट हो रहा है और ये मायने रखता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द क्विसेंट स्टेज ऑफ सेल साइकिल? दिस इज जी नॉट। स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग मेटाफेज। मेटाफेज में अटैच करेंगे। स्टेटमेंट 1 करा, क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग लेप्टोटीन। सही है। देखो अभी मैचिंग में पूछा था, अब यहां फिर पूछ लिया। द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन स्टेज इज रिकॉग्नाइज्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल सही। तो दोनों सही है क्या? बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। चलो डायकाइनेसिस, ये सब लेटेस्ट क्वेश्चन है 24, 23, 22 के। डायकाइनेसिस मतलब कंप्लीशन ऑफ टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्मेटा, पैकेटीन। अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, देखो रिकॉम्बिनेशन मतलब क्रॉसिंग ओवर, पैकेटीन। जाइगोटीन सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, एंड लेप्टोटीन में क्रोमोसोम लुक लाइक थिन थ्रेड। कर लोगे ना? फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन, करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करो यहां पर। तो किससे शुरू करोगे? G1 S G2, अब M मतलब माइटोसिस। माइटोसिस में कितनी फेज? 2 पहले और फिर कर लोगे ना? तो कहां शुरू करो? E C A D B। समझ गए? रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ। अब रिकॉम्बिनेशन कह रहा मतलब क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर मतलब पैकेटीन, पैकेटीन के एंड तक कंप्लीट हो जाएगा। कियास्मेटा, इतना टाइम लगाओगे? कियास्मेटा कब बनेगा? डायकाइनेसिस, क्रॉसिंग ओवर, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स एंड टर्मिनलाइजेशन। हाँ अरे मार खाओगे अभी तुम लोग। कियास्मेटा डिप्लोटीन होगा ना? डायकाइनेसिस कौन बताया था? तुम गोबर ही रहोगे। ये बाकी जो हिस्सा उधर का है, G1 G0 एंड S फेज। ठीक है, तो सेल्स आर मेटाबोलिकली एक्टिव एंड प्रोलिफरेट। अच्छा G0 करेंगे, वाह। G0 में सेल प्रोलिफरेट करती है। दिस इज G1। फिर करें डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस, S प्रोटीन आर सिंथेसाइज, G2 एंड क्विसेंट स्टेज विद मेटाबोलिकली एक्टिव सेल, दिस इज G0। G1 सेल इज मेटाबोलिकली एक्टिव बट नो प्रोलिफरेशन। ये किसकी बात हो रही? ये G0 की बात फिर से हो रही। प्रोलिफरेट का मतलब यहां पर डिवीजन से है। जीवन में क्या करोगे? सेल इज मेटाबोलिकली एक्टिव एंड ग्रोज कंटिन्यूअसली, एस फेज। G0 स्टेज 1 एंड G2। G2 में खाली एक सवाल इनके पास है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। अभी कम से कम 10 बार देख चुके हो आप, दूसरा सवाल ही इनके पास नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी ने और कोई लाइन लिखी ही नहीं है। चलो, क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर टू फॉर्म सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। हाँ, जाइगोटीन। क्रोमोसोम विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप एंड कॉम्पैक्शन, this is leptotin. 4 chromatid of bivalent chromosome become distinct and recombination nodule appear, पैकेटीन and dissolution of synaptonimal complex, diplotin. Which of the following represents sister chromatid in the given figure? बड़ी जल्दी बता ले रहे तुम लोग। अच्छा बताओ, डी क्या है? नॉन सिस्टर। ए क्या है? सेंट्रोमियर। और सी क्या है? आर्म है। और ये दोनों क्या है? होमोलॉगस क्रोमोसोम।
चलो 1 बताओ क्या है, क्या है ये? अर्ली प्रोफेज। और ये क्योंकि यहां क्रोमोसोम थोड़े कॉम्पैक्ट दिखाई दे रहे हैं और मेम्ब्रेन टूट रही है यहां पर। 1 मेटाफेज, 2 लेट प्रोफेज, ना ट्रांजिशन टू मेटाफेज। ये प्रोफेज और मेटाफेज के बीच की अवस्था है। एनाफे अपोजिट पोल पे जा चुके हैं। हाँ, नहीं मेटाफेज नहीं पूछ रहे। ए क्या है? स्पेंडल फाइबर। सी क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कि सेल मेम्ब्रेन? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं हो सकती कि टूट चुकी है ना मेटाफेज में। बी क्या है? एस्टर। और डी क्या है? काइनेटोकोर। चलो इसमें बताओ क्या कह रहा है, फॉलोइंग रिप्रेजेंट जी नॉट फेज। इसमें तो सब लिखा ही हुआ है, डायग्राम ही थोड़ा गड़बड़ हो गया है। चलो ए बताओ, बी, सी, ए, बी, ए बताओ। ए इज द प्रोफेज। नहीं समझे? या और अच्छे अगर जाओ तो इसको, हाँ प्रोफेज ही बेहतर है। कैसे बोला प्रोफेज है? क्योंकि 2 सेंट्रियोल दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहा है ना, और न्यूक्लियस एक ही दिखाई दे रहा है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज में कितनी स्टेज में न्यूक्लियस नजर आएगा? 2 में, प्रोफेज में और टीलोफेज में। प्रोफेज में कितने? 1। और टीलोफेज में? तो वैसे भी पहचान लो, एक ही न्यूक्लियस नजर आ रहा है। तो ये क्वेश्चन हो गए आपके 73। बाकी तुम लोग कर ही लोगे सवाल। तो अब हम लोग चलते हैं शुरुआत से, है ना, सेल से शुरू करते हैं हम लोग। तो हाँ, पानी पी लें? अच्छा, कितना तुम लोग ध्यान रखते हो। तो शुरुआत से चले हम लोग। तो जीएन रामचंद्रन का जन्म कब हुआ? 1922। पीएचडी की डिग्री कहां से ऑब्टेन की? इन द ईयर 1940। वहां पर इनकी मुलाकात किससे हुई? लाइनस पॉलिंग किस पे काम कर रहे थे? अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट। किसके स्ट्रक्चर हैं? प्रोटीन के। कौन से? सेकेंडरी स्ट्रक्चर हैं। और उनसे इन्फ्लुएंस हो गए और इन्होंने किस पे काम किया? कोलेजन प्रोटीन। कौन सा स्ट्रक्चर दिया? ट्रिपल हेलिकल मॉडल ऑफ कोलेजन, जो कि पब्लिश हुआ नेचर में इन द ईयर 1954। सेल वाज डिस्कवर्ड बाय, लिविंग सेल वाज फर्स्ट सीन बाय, न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय, गोल्जी बॉडी, टर्म क्रोमैटिन, टर्म वायरस, term linkage, term recombination. Cell theory was given by in the year 38-39. स्लाइडेन क्या थे और स्वान क्या थे? दोनों ही जर्मन थे, ध्यान रखना है। सेल थ्योरी वाज मॉडिफाइड बाय द इन द ईयर 1855. वायरस का साइज, बैक्टीरिया, टिपिकल बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, टिपिकल यूकैरियोटिक सेल। 10 से गोल्जी बॉडी सिस्टर्नी, 0.5 से 1 प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, 15/20 नैनोमीटर। अभी नैनोमीटर में तो बताना पड़ेगा। पेरीन्यूक्लियर स्पेस 10 से 50 नैनोमीटर। माइटोकॉन्ड्रिया की लेंथ 1 से 4.1 और विथ 0.2 से 1, एवरेज 0.5। और क्लोरोप्लास्ट की विथ
2 से 4, लेंथ 5 से 10, इतना डेटा आपको याद रखना है ये। अब आते हैं शेप पे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, कॉलमनर सेल, ट्रैकीड, नर्व सेल, मेसोफिल, राउंड एंड ओवल। प्रोकैरियोटिक सेल कितनी तरह की? नंबर 1 बैक्टीरिया, 2, 3 और 4। इनमें से किसके पास सेल वॉल नहीं है? माइकोप्लाज्मा। प्लाज्मिड क्या करता है? प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक एंड आल्सो मॉनिटर ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वाज गिवन बाय इन द ईयर, किस पे किया गया? स्ट्रेप्टोकोकस निमोली। सेल एनवेलप में कितनी लेयर? सबसे बाहर, मिडिल, इनर। ग्लाइकोकैलिक्स लूज शीट के फॉर्म में है तो, थिक और टफ है तो। सेल बैक्टीरिया को शेप कौन प्रोवाइड करता है? सेल वॉल। और शेप कितनी तरह के? कोकस मतलब, हाँ, कोकस मतलब बैसिलस अभी। कोकस इज द बैसिलस मतलब विब्रियम, स्पाइरलम। मीजोसोम का मुख्य काम क्या है? रेस्पिरेशन। इसके अलावा डीएनए रेप्लिकेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन, डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल, इंक्रीज द सरफेस एरिया एंड एंजाइमेटिक कंटेंट। क्रोमैटोफोर कहां पाए जाते हैं? क्रोमैटोफोर के अंदर क्या है? और ये पिगमेंट कौन से हैं? क्लोरोफिल। किसमें हेल्प करते हैं? फोटोसिंथेसिस। कैसी? ऑक्सीजनिक। साइनोबैक्टीरिया में ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। सरफेस स्ट्रक्चर कितने? पहला फ्लैजिला, दूसरा पाइली, तीसरा फ्लैजिला का काम, हाँ, मोडेलिटी। पाइली अटैचमेंट, फिम्बरी। बैक्टीरियल फ्लैजिलम के कितने पार्ट? पहला फिलामेंट, दूसरा, तीसरा। लॉन्गेस्ट पोर्शन इज द पाइली। और फिम्बरी का क्या काम है? अटैचमेंट टू किससे? रॉक्स इन स्ट्रीम एंड टू द होस्ट टिश्यू। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कैसा? 70s। यूकैरियोटिक दोनों की कितनी सब यूनिट? प्रोकैरियोटिक 70s में छोटी, बड़ी, हाँ 50, 50s, 80 में छोटी, बड़ी। कई सारे राइबोसोम अटैच होते सिंगल एमआरएनए पर, क्या बनाते हैं? पॉलीसोम या इंक्लूजन। बॉडी कितनी तरह की? 4। गैस वेहिकल आर फाउंड इन नंबर 1 ब्लू ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, 2 पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, 3 ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। इंक्लूजन बॉडी क्या करते हैं? स्टोरेज। यूकैरियोट कितनी तरह के? 4। नंबर 1 प्रोटिस्ट, 2 फंजाई, 3 प्लांट और 4 एनिमल। यूकैरियोटिक सेल में पहला टॉपिक सेल मेम्ब्रेन, 2, 3 एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, 4 माइटोकॉन्ड्रिया, 5 प्लास्टिड, 6 राइबोसोम, 7 साइटोस्केलेटन, 8 सिलिया एंड फ्लैजिला, 9 सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम, 10 न्यूक्लियस और 11 माइक्रोबॉडी। सेल मेम्ब्रेन का डिटेल स्ट्रक्चर कब पता चला? 1950s में, आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय नॉल एंड रस्का। फॉस्फोलिपिड लिपिड मॉलिक्यूल के कितने पार्ट? 2, एक हेड और 2 हेड। कैसा है? पोलर। टेल, टेल हेड हाइड्रोफिलिक टेल एंड टेल इज मेड अप ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अलग अलग सेल में प्रोटीन और लिपिड की मात्रा अलग अलग है। ह्यूमन आरबीसी में लिपिड और प्रोटीन 52% पाई जाएगी। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाज गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन। सेल वॉल की अगर हम बात करें तो एल्गी के सेल वॉल में कितने कंपोनेंट? नंबर 1, 2, 3, 4 कौन? कैल्शियम कार्बोनेट। बाकी प्लांट में कितने? 1, 2, 3, 4। मिडिल लैमिला मेनली किससे बना है? कैल्शियम पेप्टेट के द्वारा। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कितने पार्ट? नंबर 1, 2, 3, 4।
तीन ऑर्गेनेल जो इसके पार्ट नहीं है, कौन? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम, क्योंकि इनका काम इन चारों से इंटीग्रेटेड। ग्लाइकोप्रोटीन कौन बनाता है? लाइपोप्रोटीन, स्टेरॉयडल हार्मोन, ग्लाइकोलिपिड, प्रोटीन, स्टेरॉयडल हार्मोन, लिपिड, फैट, प्रोटीन, पैकेजिंग ऑर्गेनेल। GB was discovered by in the year 1898। गोल्जी बॉडी में कितने फेस हैं? जो न्यूक्लियस की तरफ है वो सिस या कॉन्वेक्स या फॉर्मिंग, और जो उसके अपोजिट है वो ट्रांस या कॉनकेव या मैच्योरिंग फेस। जो सब्सटेंस मॉडिफाई करने होते किधर फ्यूज करते हैं? सिस से, और किधर से बाहर आते हैं? तो अगर सिस से प्रोटीन अंदर गया तो बाहर क्या आएगा? ग्लाइकोप्रोटीन। द प्रोसेस इज कॉल्ड पैकेजिंग या ग्लाइकोसाइलेशन या पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। लिपिड अंदर गया तो बाहर क्या आएगा? ग्लाइकोलिपिड। तीसरा कौन सा है? लाइसोसोम। लाइसोसोम का फॉर्मेशन किससे होता है? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी पैकेजिंग करके इसको बनाती है। लाइसोसोम के अंदर क्या भरे हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम, जो क्या करते हैं? डाइजेशन। एंड दीज एंजाइम ऑप्टिमली एक्टिवेट एसिडिक पीएच और बीटी टॉक्सिन हाईली एल्कलाइन पीएच पर एक्टिव होता है। वैक्यूल की अगर हम लोग बात करें तो वैक्यूल प्लांट सेल का कितना हिस्सा ऑक्युपाई कर सकता है? अप टू 90% तक ऑक्युपाई कर सकता है। और दो तरह की वैक्यूल आपने पढ़ी, फूड वैक्यूल एंड कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल। कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल का काम ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। माइटोकॉन्ड्रिया को कैसे स्टेन करते हैं? जेनस ग्रीन बी के द्वारा। माइटोकॉन्ड्रिया में कितनी मेम्ब्रेन? दो। कितने कंपार्टमेंट? आउटर कंपार्टमेंट इज कॉल्ड इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इनर कंपार्टमेंट में क्या भरा है? मैट्रिक्स। आउटर और इनर मेम्ब्रेन में कौन ज्यादा परमेबल है? आउटर ज्यादा परमेबल है। आउटर वाली कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस? और इनर वाली, इसमें क्या पाई जाती है? फोल्डिंग। उन फोल्डिंग कहते हैं क्रिस्टी, और क्रिस्टी के ऊपर होते हैं ऑक्सीसोम। एक सवाल पूछा गया था आपसे, F0 F1 पार्टिकल जिसको कहा जाता है। अब यहां पर क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के कंपार्टमेंट को आपको कंपेयर करना है। दोनों में डीएनए है, दोनों में आरएनए है, दोनों में राइबोसोम है। और राइबोसोम अगर तो दोनों प्रोटीन बना सकते हैं, यानी दोनों क्या हैं? सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल। सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल। लेकिन डीएनए में अंतर है। माइटोकॉन्ड्रिया में कितने डीएनए? एक। और क्लोरोप्लास्ट में मेनी, कई सारे हैं। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में इनर मेम्ब्रेन की परमिलिटी किसमें ज्यादा है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ये भी सवाल नीट में पूछा जा चुका है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन। और क्लोरोप्लास्ट का फोटोसिंथेसिस। माइटोकॉन्ड्रियन क्लोरोप्लास्ट डिवाइड बाय फिशन। दोनों फिशन के द्वारा डिवाइड करते हैं। प्लास्टिड कितनी तरह के? पहला क्लोरोप्लास्ट, दूसरा, तीसरा। क्रोमोप्लास्ट कैसा कलर देता है? येलो, ऑरेंज या रेड कलर। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस हैं, क्या करते हैं? स्टोरेज। और स्टोरेज के आधार पर अलग अलग तरीके के हैं। स्टार्च को स्टोर करेंगे तो फैट या ऑयल, प्रोटीन। क्लोरोप्लास्ट में कितनी मेम्ब्रेन? दो। और इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो कंपार्टमेंट दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर फ्लैटेंड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। थाइलाकॉइड का ढेर क्या कहलाता है? ग्रेना के थाइलाकॉइड आपस में कैसे जुड़े हैं? स्ट्रोमा लैमेली। स्ट्रोमा लैमेली और ग्रेना को मिला के क्या कहते हैं? मेम्ब्रेन सिस्टम इज द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन एंड स्ट्रोमा इज द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन। में क्या बनता है? एटीपी, NADPH ऑक्सीजन। और डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है थ्रू द केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल में कितने स्टेप हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, रीजनरेशन। अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज राइबो। अभी तुमको राइबोसोम वाज डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज पेलेट इन द ईयर 1953। डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल 1953। और मिलर एक्सपेरिमेंट 1953। तो काफी बड़े बड़े काम हुए उस साल 1953 में। राइबोसोम इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, शुगर सिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट HIV फैक्ट्री, मैक्रोफेज एंड हेल्पर T लिम्फोसाइट।
साइटोस्केलेटल एलिमेंट किससे बने हैं? प्रोटीन से। कितनी तरह के? पहला, दूसरा, तीसरा। और इनके काम कैसे बताए थे? एम एम एम, एम फॉर मोटिलिटी, एम फॉर मैकेनिकल सपोर्ट, एम फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल। सिलिया और फ्लैजिला का स्ट्रक्चर एक जैसा कि अलग अलग? फंक्शन, नंबर, लेंथ, स्ट्रक्चर सेम है दोनों का। अगर इनके टीएस को काटे तो सबसे बाहर क्या है? सेल मेम्ब्रेन के अंदर का पार्ट, एक्सोनेम या कोर, एंड कोर इज मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। कितने? 20 माइक्रोट्यूब्यूल दो तरीके से अरेंज हैं। वन इज पेरिफेरल एंड टू इज द सेंट्रल। पेरिफेरल कितने? 9 डबलेट, मतलब हो गया 18, और सेंटर में 2 सिंगलेट, है ना। सिंगलेट आपस में कैसे जुड़े हैं? ब्रिजेस से। और डबलेट कैसे जुड़े हैं आपस में? इंटर डबलेट ब्रिज से। जो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल कैसे सराउंड है? और सेंट्रल से पेरिफेरल से जुड़ा है। किसके द्वारा? कितनी डेज स्पोक? 9। सिलिया फ्लैजिला का काम क्या है? मोटिलिटी। अब आते हैं सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। कितने सेंट्रोसोम? सेंट्रियोल। सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर कैसा है? सिलेंड्रिकल, एंड ऑर्गेनाइजेशन इज कार्ट व्हील लाइक। सेंटर में माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है। पेरिफेरल कितने हैं? 9। किस फॉर्म में? ट्रिपलेट। द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड 9+0। 9+0 मतलब 27, और सिलिया फिलेट 9+2 मतलब 20। वहां डबलेट है, यहाँ ट्रिपलेट है। वहां सेंटर में माइक्रोट्यूब्यूल हैं, यहाँ पर नहीं है। तो सेंटर वाला पार्ट क्या है? हब। और हब किससे बना है? प्रोटीन से। सेंट्रियोल क्या बनाता है? बेसल बॉडी। बेसल बॉडी से सिलिया और फ्लैजिला बनते हैं। और जो सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर बनाता है, और स्पिंडल फाइबर बनाता है स्पिंडल एपरेटस। न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन द ईयर 1831। टर्म क्रोमेटिन, फ्लेमिंग। कौन सी डाई यूज करते हैं? बेसिक डाई का यूज करते हैं। राइबोसोमल आरएनए को कौन बनाता है? आरएनए कौन बनाता है? उल्टा करके पूछना करें, अब ये तो हम नहीं बता पाएंगे। आरएनए कितनी तरह के? 3। आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए। आरआरएनए की सिंथेसिस? वाह। न्यूक्लियोलस का शेप कैसा है? स्फेरिकल। एक या कई सारे? एक या कई सारे। सेल अगर प्रोटीन ज्यादा बनाए तो न्यूक्लियोलस ज्यादा होंगे और ज्यादा बड़े होंगे। क्रोमोसोम कितनी तरह के? 4। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर मिडिल तो स्लाइटली अवे, क्लोज टू एंड, एंड टर्मिनल। क्या प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है? सेंट्रोमियर सारे क्रोमोसोम में है, और सेकेंडरी कुछ में है। और कुछ में जिनमें है तो कांस्टेंट की वेरिएबल, स्टेनिंग की नॉन स्टेनिंग। और इसके बाद का हिस्सा क्या कहलाएगा? सैटेलाइट। माइक्रोबॉडी प्लांट में कि एनिमल में? सिंगल मेम्ब्रेन की डबल मेम्ब्रेन। और इनके अंदर क्या भरा है? एंजाइम। क्या लिविंग और नॉन लिविंग में सारे एलिमेंट सेम है? मतलब जो एलिमेंट लिविंग के अंदर वही नॉन लिविंग में भी है? तो कोई अंतर है क्या? हम कह रहे कोई अंतर है? हो भी सकता और नहीं भी। कैसे कर सकते हैं? हाँ, क्वांटिटेटिव। कैसे नहीं कर सकते? कौन से लिविंग में ज्यादा हैं? हाँ, कौन से लिविंग में ज्यादा है? मतलब कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये लिविंग के अंदर ज्यादा है। केमिकल एनालिसिस में कौन से एसिड यूज करते हैं? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। और जब उसमें ग्राइंड करते हैं लिविंग टिश्यू को तो कितने फ्रैक्शन मिलते हैं? 2। जो छन्नी में रह गया वो, और जो बर्तन में वो। फिल्ट्रेट का दूसरा नाम? एसिड सॉल्युबल और रिटेंटेट। एसिड सॉल्युबल पूल में कितने कंपाउंड? हजारों। ऑर्गेनिक कि इनऑर्गेनिक? दोनों। और इनमें एक चीज कॉमन है क्या? मॉलिक्यूलर वेट। कितना? 18 से 800 डाल्टन, या 800 डाल्टन से कम। और मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन रिटेंटेट में कितने मॉलिक्यूल? 4। चारों ऑर्गेनिक हैं। और क्या चारों पॉलीमर हैं? नहीं, एक एक्सेप्शन है। कौन? लिपिड। तो मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन रिटेंटेट में कितने कंपोनेंट? 4। पहला प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड। लिपिड को छोड़ के बाकी तीनों ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल हैं, तीनों पॉलीमर हैं।
तीनों का मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन या उससे ज्यादा है। प्रोटीन्स आर द पॉलीमर ऑफ पॉलीसैकेराइड, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड आर पॉलीमर ऑफ, लिपिड पॉलीमर नहीं है। तो लिपिड अगर पॉलीमर नहीं और इनका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 800 डाल्टन से कम, तो इनको कहां होना चाहिए? फिल्ट्रेट में। कहां पर है? क्यों? वाटर इंसॉल्युबल वेसिकल को बनाने की वजह से। अगर हम क्लास वाइज सारे मिनरल्स सारे कंपाउंड को अगर हम अरेंज करते हैं तो मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट वाटर कितना 70 से 90। दूसरे नंबर पे कितना? तीसरे नंबर पे कितना? नंबर 4 कार्बोहाइड्रेट, फिर लिपिड, और लास्ट में कितना? 1%। और जो एसिड सॉल्युबल पूल ये किसको बताता है? साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन को, और इनसॉल्युबल पूल मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन को। दोनों मिला के एंटायर केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सेल, पूरे कंपोजिशन को बताते हैं। दो तरह के मेटाबोलाइट बताए गए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सेकेंडरी मेटाबोलाइट कुछ कैटेगरी बताई गई थी। अब मैं कैटेगरी पूछूंगा, आप उसका एग्जांपल बताओगे। लेक्टिन्स कौन? कैनावेलिन ए। टॉक्सिन्स एब्रिन एंड रिसिन। ड्रग्स विनब्लास्टिन एंड कर्क्यूमिन एल्कलॉइड। टर्पिनॉइड्स एसेंशियल ऑयल पिगमेंट्स कैरोटीनॉइड एंड एंथोसायनिन। पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस रबर, गम एंड सेलुलोज। इसके अलावा कुछ के नाम नहीं दिए हैं एग्जाम्पल में, जैसे एंटीबायोटिक, फ्लेवेनॉइड, स्पाइसेस एंड सेंट। ये चारों और कैटेगरी आपको याद करनी। सेकेंडरी मेटाबोलाइट उन्हें कहते हैं जिनका रोल होस्ट में नहीं पता, फिजियोलॉजिकल रोल नहीं पता है। जैसे मॉर्फिन क्या सेकेंडरी मेटाबोलाइट है? मॉर्फिन को किस प्लांट ने बनाया? पेपावर सोमनिफेरम ने। क्यों बनाया? डिफेंस के लिए, अपना बचाव करने के लिए। तो ये इकोलॉजिकल रोल है, हमें फिजियोलॉजिकल रोल की जानकारी नहीं है। और क्या मॉर्फिन हमारे लिए फायदेमंद है? यस। किस काम के लिए? इट एक्ट एज सिडेटिव एंड पेन किलर ड्यूरिंग सर्जरी। सर्जरी के दौरान इसका यूज करते हैं। अमीनो एसिड आर द सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। अमीनो एसिड का जो अमीनो एसिड में कितने ग्रुप हैं? ऊपर आर इज द, नीचे एच लेफ्ट अमीनो एंड राइट में कार्बोक्सिल। किसी भी अमीनो एसिड का नाम किस पे निर्भर है? आर की वैल्यू बदल दे तो नाम बदल जाएगा। तो आर को एच कर दें तो मिथाइल CH2OH, CH2SH, सिस्टीन CH2COOH, एस्पार्टिक एसिड CH2COOH, CH2 बेंजीन रिंग OH। अब केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी कितने पे? 3 पर निर्भर है। किस पे निर्भर नहीं है? हाइड्रोजन पे डिपेंड नहीं है। अगर कार्बोक्सिल का नंबर ज्यादा तो, अमीनो ज्यादा तो, दोनों बराबर तो मैं नाम बताऊंगा, आपको बताना कौन सी कैटेगरी है। एस्पार्टिक एसिड, वेलिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, एस्पार्टिक एसिड, टायरोसिन, एरोमेटिक, सिस्टीन, मिथियोनिन, ट्रिप्टोफैन, एरोमेटिक। उल्टा जैसे कर दो बस तुम लोग। हाँ, ये सर पूछे कि न्यूक्लियोलस क्या करता, हम बता लेंगे, लेकिन आरएनए को कौन बनाता, अगर ये पूछ लिया गया। अभी जैसे कहें एसिडिक के नाम बताओ। एसिडिक अमीनो एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। बेसिक नाम बताओ। हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन। अब उल्टा कहते हैं लाइसिन बताओ। अरे तो बड़ा कठिन हो गया। न्यूट्रल बताओ। और एरोमेटिक टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइलएलानिन, सल्फर कंटेनिंग सिस्टीन एंड मिथियोनिन। अब अमीनो एसिड ज्यूट्राइनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और ज्यूट्राइन में पॉजिटिव चार्ज की नेगेटिव दोनों चार्ज होते हैं। अमीनो ग्रुप एक्सेप्ट करता है कि डोनेट करता है? एक्सेप्ट करता है। और कार्बोक्सिल ग्रुप क्या? हाइड्रोजन आयन, H+ आयन। तो अमीनो पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव, और कार्बोक्सिल पे नेगेटिव चार्ज है। हेट्रोसाइक्लिक रिंग कंपाउंड कौन है? नाइट्रोजन बेसेस। न्यूक्लिक एसिड आर द पॉलीमर ऑफ
न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड में कितने कंपोनेंट? 3। पहला सुगर, दूसरा बेस, तीसरा फॉस्फेट। सुगर कौन सी? पेंटोज। पेंटोज मोनोसैकराइड, कितनी तरह की? 2। आरएनए में, डीएनए में। राइबोज का फॉर्मूला H10O5, डीऑक्सीराइबोज C5H10O4 हो जाएगा। नाइट्रोजन बेस कितनी तरह के? 2। पहला, दूसरा। प्यूरिन में कितनी रिंग? पिरिमिडिन में प्यूरिन कितने? पहला, दूसरा। पिरिमिडिन कितने? 3। पहला। साइटोसिन दूसरा, थायमिन तीसरा। साइटोसिन दोनों में है, थायमिन इज प्रेजेंट इन एंड यूरेसिल आरएनए में, और फॉस्फेट तो फॉस्फेट ही होता है। तो सबसे पहले शुगर और बेस जुड़ते हैं। अभी फॉस्फेट तुमको हम जोड़ रहे हैं। शुगर में कितनी कार्बन? तो किस कार्बन पे? 1 प्राइम। 1 प्राइम पे कौन जुड़ा? बेस। और क्या बना? न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड से जुड़ा फॉस्फेट कहां पे? शुगर पे। शुगर के 5 प्राइम पे किस, कौन सा बॉन्ड? फास्फोएस्टर बॉन्ड, और बन गया न्यूक्लियो। डीएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड? आरएनए में न्यूक्लियोसाइड, डीएनए में, आरएनए में 4। तो इस तरह न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। एंड न्यूक्लिक एसिड इज अ ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल ऑफ सेल। अब परसों हम लोग न्यूक्लिक एसिड डिस्कस भी करेंगे। कल तो हम लोग जेनेटिक्स पढ़ेंगे पहला चैप्टर, परसों मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। कार्बोहाइड्रेट कितनी तरह के? कार्बोहाइड्रेट 2 तरीके। अभी तुमको हम तोड़ देंगे कस के। कार्बोहाइड्रेट 3 तरह के, पहला, दूसरा, तीसरा। मोनोसैकराइड कितनी तरह के? 5। ओलिगो 9, पॉली 2। और ये सब केमिस्ट्री, फिजिक्स में बायोमोलिक्यूल मिला के पढ़ो, सब मिल जाएगा आपको। अब जो मोनोसैकराइड है तो 5 तरह के, लेकिन मेनली आपको 2 ही याद करने हैं। पहला पेंटोज और दूसरा हेक्सोज। पेंटोज में 2 याद करने हैं, राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज। और हेक्सोज में 3, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। क्या तीनों का फॉर्मूला सेम है? बोलो, C6H12O6। ओलिगोसैकराइड कितने? 9 तरह के। ओलिगोसैकराइड उन्हें कहते हैं जिनके हाइड्रोलाइसिस करने पर 2 से 10 मोनोसैकराइड बनते हैं। 2 बनेंगे तो डाइसैकराइड। डाइसैकराइड आर मोस्ट कॉमन। और डाइसैकराइड कितने याद करने हैं? 3। कौन से? सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। सुक्रोज को तोड़ने पर ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, माल्टोज से ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, लैक्टोज से गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज बनता है। ई कोलाई में लैक्टोज को तोड़ने वाला एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज कौन सा जीन बनाता है? जेड जीन। वाई जीन क्या बनाता है? परमीज। और ए जीन लैकोपेरॉन, पिपोजिया। याद आया? पॉलीसैकराइड कितनी तरह के? 2। पहला होमो, दूसरा हेट्रो। तो होमो कितने? 5। पहला सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, इनुलिन, काइटिन। सेलुलोज इज पॉलीमर ऑफ स्टार्च, इनुलिन, काइटिन, नाग, एनेसिटाइल ग्लूकोसामिन। आयोडीन टेस्ट कौन देता है? क्यों? हेलिकल स्ट्रक्चर है। सेलुलोज आयोडीन टेस्ट क्योंकि हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं है। सेलुलोज कहां मिलेगा? प्लांट सेल वॉल में। इसके अलावा पेपर, इसके अलावा हाँ कॉटन फाइबर किसके बने हैं? सेलुलोज के। स्टार्च कहां मिलेगा? स्टोरेज पॉलीसैकराइड कहां पर? प्लांट में। ग्लाइकोजन स्टोरेज पॉलीसैकराइड एनिमल में है ना। काइटिन फंजाई की सेलवाल और एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड। क्या नाग केमिकली मॉडिफाइड शुगर है? यस। हेट्रोपॉलीसैकराइड का कोई एग्जांपल नहीं, लेकिन एक आपने याद किया, कौन सा? पेप्टिडोग्लाइकैन। कहां मिलता है? सेलवाला बैक्टीरिया। और पेप्टिडोग्लाइकैन में 2 तरह के मोनोमर हैं, नाग और नाम। एनेसिटाइल ग्लूकोसामिन, एनेसिटाइल म्यूरामिक एसिड। अमीनो एसिड कितनी तरह की? बहुत सारी। तो बहुत सारी तरह की अमीनो एसिड इसलिए। और प्रोटीन में कितनी? 20। यानी प्रोटीनेसिस कितनी हो गई? 20। और नॉन प्रोटीनेसिस बहुत सारी। प्रोटीनेसिस कितनी तरह की? 2। जो बॉडी बना सकती है वो
नॉन एसेंशियल, जो खाने से मिलेंगे वो एसेंशियल हो जाएंगी। प्रोटीन का स्ट्रक्चर कितने लेवल पे पढ़ते हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। क्वाटरनरी होने के लिए कितनी चेन चाहिए? एक से ज्यादा, एक से ज्यादा। हीमोग्लोबिन में कितनी चेन? 2, अल्फा 2 बीटा। हॉलो वुलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर, अल्फा हेलिक्स, बीटा सीट, 3 डायमेंशनल, टर्शरी पोजिशनल इंफॉर्मेशन, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए लेफ्ट एंड क्या बताएगा? एन टर्मिनल, राइट एन, लेफ्ट फर्स्ट अमीनो एसिड, राइट लास्ट अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करेगा। ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल में लेफ्ट एंड इज कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग, राइट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एंड। और डीएनए में लेफ्ट और राइट एंड जैसा कुछ नहीं होता है, वहां पर 3 प्राइम और 5 प्राइम होते हैं। 3 प्राइम मतलब फ्री OH, फ्री हाइड्रोक्सिल, एंड 5 प्राइम मतलब फ्री फॉस्फेट, एक ग्रुप फ्री होगा कोई एक एंड पे। तो ये प्रोटीन के स्ट्रक्चर हो गए। हम लोग चलते हैं कहां पर? एंजाइम, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या सारे एंजाइम प्रोटीन है? ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम आर प्रोटीन, क्योंकि एक्सेप्शन है कौन? राइबोजाइम। राइबोजाइम किससे बने हैं? RNA, न्यूक्लिक एसिड है ना। कौन सा? 23S RNA। किसमें? बैक्टीरिया में। क्या करते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में रोल प्ले करते हैं। यूकैरियोट में कितनी तरह के RNA? आज तक यही नहीं याद कर पाए तुम लोग। 4 तरह के, 5S, 5.8S, 18S, 28S। 5S के लिए एंजाइम RNA पॉलीमरेज, हाँ 1 होगा कि 3 होगा? 3 होगा। और बाकी तीनों के लिए 1 होगा। HN के लिए, SN के लिए, T के लिए 3, R के लिए 1, क्योंकि 3 R वहीं आ रहे हैं, इसलिए 1 उसी लिए हम वहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब एंजाइम में, चूंकि एंजाइम ज्यादातर प्रोटीन होते हैं, और प्रोटीन की तरह एंजाइम के पास भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी स्ट्रक्चर है। और टर्सरी स्ट्रक्चर जो होते हैं उनमें कुछ क्रेविस या पॉकेट होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? एक्टिव साइट। और एक्टिव साइट से कौन जुड़ता है? सबस्ट्रेट, और तब बनता है ES, और ES के बाद EP, और EP के बाद एंजाइम रिलीजेस द प्रोडक्ट। एंजाइम और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट में एक बड़ा डिफरेंस होता है। इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट रिमेन एक्टिव एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, बट बायोलॉजिकल कैटलिस्ट एंजाइम डिनेचर्ड एट 40 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है कौन? टैग पॉलीमरेज। किससे मिला? थर्मस एक्वेटिकस से। और ये कितने टेम्परेचर पे काम करता है? 80 से 90 डिग्री सेल्सियस। कहां पर? PCR। PCR में कितने स्टेप? पहला, दूसरा, तीसरा। तो ये टैग पॉलीमरेज कहां काम करेगा? एंड PCR वाज इन्वेंटेड बाय कैरीमुलिस। एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, ठीक है। अब एंजाइम जो होता है वो क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। कैसे? एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। एक्टिवेशन एनर्जी इज द एनर्जी गैप बिटवीन सबस्ट्रेट एंड ट्रांजिशन स्टेट। अभी प्रोडक्ट तुमको हम दे रहे हैं, सबस्ट्रेट एंड ट्रांजिशन स्टेट। सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट का गैप क्या बताता है? कि रिएक्शन एक्सो है या एंडो है। सबस्ट्रेट की एनर्जी ज्यादा तो एक्सो, प्रोडक्ट की ज्यादा तो उसे एंडोथर्मिक कहा जाएगा। समझे क्या? तो एंजाइम इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। वाई एक्सिस पे क्या लेते हैं? पोटेंशियल एनर्जी, और एक्स एक्सिस पे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। और रिएक्शन कोई भी हो, ट्रांजिशन स्टेट जरूर आएगी, और ट्रांजिशन स्टेट जो है उस बैरियर को कम कर देता है, और इस वजह से टाइम कम लगेगा, और टाइम कम लगेगा तो रेट ज्यादा होगा, क्योंकि रेट और टाइम में कैसा रिलेशन? इनवर्स रिलेशन। अब जो रेट ऑफ रिएक्शन, उस पर टेम्परेचर का प्रभाव भी बताया गया। तो अगर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को हम चेंज करते हैं तो रेट या तो डबल होगा या आधा होगा। चेंज करने को कह रहे हैं, मतलब चाहे घटाएं या बढ़ाएं, दोनों ही केस में रेट या तो डबल होगा या फिर हाफ होगा, और डिपेंड करेगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन है। फिर हमने पढ़ा फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, और कोई भी ऐसा फैक्टर जो एंजाइम के टर्सरी स्ट्रक्चर को प्रभावित करता है वो एक्टिविटी को अफेक्ट करेगा। कितने फैक्टर हैं? 4। पहला
दूसरा, तीसरा और चौथा इनहिबिटर। तो टेम्परेचर और पीएच का कर्व कैसा है? बेल शेप। टेम्परेचर और पीएच में एक्स एक्सिस पे क्या है? टेम्परेचर या पीएच। वाई पे क्या है? एंजाइम एक्टिविटी। और एंजाइम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और पीएच पे सबसे बढ़िया काम करेगा, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमम। उसे ऑप्टिमम कहा जाता है। सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन में एक्स एक्सिस पे सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन और वाई पे वेलोसिटी। कर्व कैसा है? हाइपरबोला। कौन बोला? हाइपरबोला कर्व यहां बनता है। और यहां पर एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन के बाद, है ना, मतलब पर्टिकुलर नहीं, एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद हम सबस्ट्रेट को कितना भी बढ़ाएं, वेलोसिटी चेंज नहीं होती। क्यों? एंजाइम कम पड़ जाते हैं, एंजाइम के सारे एक्टिव साइट भर जाते हैं। और यहां पर वो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन जहां पे Vmax/2 मिलता है उसे कहते हैं Km। Km इज द Michaelis-Menten कांस्टेंट। इनहिबिटर में एक ही दिया गया है, क्या? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में जो इनहिबिटर किससे रिजेम्बलेंस शो करता है? सबस्ट्रेट से। जैसे एंजाइम सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज का सबस्ट्रेट कौन है? सक्सिनेट। और इनहिबिटर इज मेलोनेट। एक और कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, कौन? स्टैटिन्स। स्टैटिन इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। कौन बनाता है? मोनास्कस परप्यूरियस। और ये उस एंजाइम को इनहिबिट करता है कॉम्पिटिटिवली जो कोलेस्ट्रॉल को बनाता है, यानी एक्ट एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। और क्लॉट बस्टर कौन है? स्ट्रेप्टोकाइनेज। किससे मिलता है? स्ट्रेप्टोकॉकस से। एंड इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट साइक्लोस्पोरिन ए किससे मिलता है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से। These three are bioactive molecule and these competitive inhibitors are also used during बैक्टीरियल पैथोजन से बचने के लिए भी यूज करते हैं। और फिर आते हैं नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। तो एंजाइम का जो क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड है? टाइप ऑफ रिएक्शन दे कैटलाइज। एंजाइम के कितने क्लास? 6 सब क्लास। नेम 4 डिजिट में लिखते हैं, याद है? तो क्लास 1 या डिहाइड्रोजिनेज 2, 3, 4, 5 और 6 लाइगेज। लाइगेज कौन सा बॉन्ड नहीं जोड़ता है? सीसी बॉन्ड। कार्बन कार्बन बॉन्ड को नहीं जोड़ता है। अच्छा, लिपिड वाला टॉपिक भी रह गया। लिपिड कितनी तरह के? 4। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब फैटी एसिड की बात करें तो फैटी एसिड को हम रिप्रेजेंट करते हैं RCOOH। R इज द एल्काइल। R इज द एल्काइल। और एल्काइल में कितनी कार्बन? 1 से 19। पॉमिटिक के R में कितनी कार्बन? अरे रे 15। और अरेकिडोनिक में 19 R में, है ना? तो पॉमिटिक में टोटल कार्बन और अरेकिडोनिक में। तो फैटी एसिड में कितनी कार्बन हो सकते हैं? 2 से 20। और फैटी एसिड में R में 1 से 19। हमें केवल 2 ही याद करने हैं। अब इन दो में एक सैचुरेटेड है, दूसरी अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड किसे कहते हैं? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। और अनसैचुरेटेड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो सैचुरेटेड कौन सी है? पॉमिटिक एसिड। और अनसैचुरेटेड अरेकिडोनिक एसिड। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को जोड़ दें तो क्या बनता है? ग्लिसराइड। फैटी एसिड अगर 1 जोड़ें तो, 2 जोड़ दें तो, और 3 जोड़ दें तो, और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को जोड़ेंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? एस्टर बॉन्ड बन जाएगा। और ग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड को हम कहते हैं फैट या ऑयल। क्या अंतर है? मेल्टिंग पॉइंट। किसका मेल्टिंग पॉइंट कम? ऑयल का। इसलिए वो ठंडियों में भी ऑयल देते हैं। एग्जाम्पल इज द जिंजली ऑयल। कॉन्जुगेटेड लिपिड में लिपिड के साथ कोई और आ जाता है, जैसे लिपिड के साथ प्रोटीन, तो लाइपोप्रोटीन कौन बनाता है? यार, अगर लिपिड के साथ फास्फोरस आ गया तो एग्जाम्पल इज कहां पर? सेल मेम्ब्रेन में। लिपिड के साथ अगर कार्बोहाइड्रेट आ गया तो ग्लाइकोलिपिड, जीबी बनाता है। और मोस्ट कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ लिपिड आर फाउंड इन न्यूरल टिश्यू। ये ग्लाइकोलिपिड ही हैं। ये सबसे कॉम्प्लेक्स टाइप की लिपिड हैं जो पाई जाती हैं न्यूरल टिश्यू के अंदर। सेरेब्रोसाइड एक लिपिड होती है जो सेरेब्रम में हमारे पाई जाती है।
को फैक्टर, लास्ट टॉपिक। तो को फैक्टर की अगर हम बात करें तो प्रोटीन की नॉन प्रोटीन, कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जिनको काम करने के लिए प्रोटीन के साथ नॉन प्रोटीन पार्ट चाहिए, ऐसे एंजाइम को कहते हैं होलो एंजाइम। द प्रोटीन पार्ट इज एपो एंजाइम, नॉन प्रोटीन पार्ट इज को फैक्टर। को फैक्टर कितनी तरह के? पहला, दूसरा, को एंजाइम तीसरा, मेटल आयन। पहले एग्जाम्पल बताओगे, प्रोस्थेटिक ग्रुप में हीम, को एंजाइम NAD, NADP एंड मेटल आयन जिंक। को एंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप में क्या कॉमन है? दोनों ऑर्गेनिक हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप बाइंड करता है टाइटली और कोएंजाइम ट्रांसेंटली बाइंड करता है। तो हीम एक्ट एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप फॉर द एंजाइम कैटालेज एंड पेरोक्सीडेज, और ये दोनों एंजाइम एक्ट करते हैं किस पे? हाइड्रोजन पेरोक्साइड पे, और किस में कन्वर्ट करते हैं? वाटर और ऑक्सीजन में। और ये जो हीम है दिस इज पार्ट ऑफ एक्टिव साइट, जो कि नहीं होना चाहिए लेकिन है। NAD और NADP कोएंजाइम है, और कोएंजाइम का एक एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है विटामिन। जैसे NAD और NADP में विटामिन नियासिन, और दही में विटामिन B12। बायो में यही दो दिए गए आपको। ये नियासिन कौन सा होता है? B3 होता है। हाँ, पहले कुछ B3 B5 में बड़ा कंफ्यूजन होता था इसमें। अब तुम लोग जानो, मुझे नहीं याद करना, मैं तो नियासिन इसलिए याद कराता हूं, मैं आगे कुछ बताता ही नहीं हूं। जिंक, तो जिंक इसको फैक्टर, हाँ किसमें? कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज किसको डाइजेस्ट करता है? प्रोटीन को। प्रोटियोलिटिक एंजाइम होता है। ये वाला भी करा दें, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। द सीक्वेंस ऑफ ग्रोथ, रेप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन इज कॉल्ड सेल साइकिल। सेल साइकिल इज वेरिएबल फ्रॉम cell to cell and organism to organism. Duration of cell cycle for human cell 24 hour yeast, E. coli। और ये जो सेल साइकिल, इसमें 95% ड्यूरेशन किसके लिए? बाकी 5%, यानी हमारी सेल में जो 24 घंटे की ड्यूरेशन इसमें इंटरफेज में, और प्रॉपर सेल डिवीजन। सेल साइकिल में कितनी फेज? पहला, दूसरा। इंटरफेज में कितनी? पहला, दूसरा, तीसरा। और एम में कितनी? पहले, दूसरा। कैरियोकाइनेसिस में कितनी? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तुम लोग तो बता ले रहे हो हर चीज। अच्छा, तो जीवन में बताओ क्या होगा? मोस्ट ऑफ ऑर्गेनेल डुप्लीकेशन। एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेंट्रियोल डुप्लीकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन कहां? न्यूक्लियस में। और सेंट्रियोल डुप्लीकेशन यानी एस फेज के दौरान डीएनए का अमाउंट डबल हो जाएगा, लेकिन क्रोमोसोम के नंबर में चेंज, लेकिन क्रोमैटिड का नंबर डबल हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड क्रोमोसोम डुप्लीकेशन। G2 फेज में प्रोटीन सिंथेसिस। और कुछ पूछेगा नहीं आपसे। फिर कहां पहुंच गए? नहीं, G0 में भी तो जाएंगे अभी। कुछ सेल ऐसी होती जो फर्दर डिवाइड नहीं करती हैं, वो सेल साइकिल को जीवन में एग्जिट कर देती हैं और इनएक्टिव फेज में जाती है, दैट इज कॉल्ड क्विसेंट स्टेज। और इनएक्टिव फेज कहते जरूर, लेकिन सेल यहां पर मेटाबॉलिकली एक्टिव है लेकिन प्रोलिफरेट नहीं करती, लेकिन कर भी सकती है ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। और प्लांट में तो देखने को मिलता है। द प्रोसेस इज डी डिफरेंशिएशन। और डी डिफरेंशिएशन यही तो है, जिस सेल ने डिवीजन करना खत्म बंद कर दिया तो फिर से डिवाइड करने लगती। अच्छा, अब दो तरीके सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड मियोसिस। तो माइटोसिस में कितनी फेज? ये फिर ढेर हो गए। 3 कौन बता रहा है? अरे 2 बताओ, 4 3 क्यों बता रहे हो? माइटोसिस में 2 फेज, पहला कैरियोकाइनेसिस, दूसरा साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के बाद अगर साइटोकाइनेसिस ना हो तो क्या होगा? सिंसाइस, मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन आ जाएगी। कहां पर? लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट एंड स्केलेटल मसल फाइबर, दोनों का सिंसाइस से मिलता है। सिनोसिटिक कहां मिलता है? हाँ, एस्कोमाइसिट नहीं, फाइकोमाइसिट। फाइकोमाइसिट में मिलता है ना, जो सिनोसिटिक कंडीशन होती है।
अब प्रोफेज की शुरुआत कैसे मानते हैं? इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल, और उसके अलावा सेंट्रियोल मूव टू द अपोजिट पोल, अपोजिट पोल पे जाते हैं, फिर कुछ एस्टर वेस्टर बनता है, और उसके बाद अंत में ER-GB न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, and complete disintegration of nuclear membrane mark the beginning of metaphase. All chromosome align at equator, spindle fiber attached to the kinetochore, और फिर एनाफेज में आए तो सेंट्रोमियर की साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग एंड क्रोमैटिड मूव टू द अपोजिट पोल। जब मूवमेंट होता है तो आर्म ट्रेलिंग बिहाइंड एंड सेंट्रोमियर लीडिंग एज बनाता है, याद आया वो। और फिर टीलोफेज में डीकंडेंसेशन, क्रोमोसोम लूज देयर इंडिविजुअलिटी, और उसके बाद में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से आ जाती है और दो न्यूक्लियर बन जाते हैं, और अब होगा साइटोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस में दो तरीके, प्लांट में सेल प्लेट फॉर्मेशन और एनिमल में, प्लांट में फरो क्यों नहीं बनती है? सेल वॉल कैसी है? इनएक्सटेंसिबल। फरो किधर से किधर? पेरिफेरी से सेंटर, और सेल प्लेट सेंटर टू पेरिफेरी, सेल प्लेट C फॉर सेंटर, प्लेट में P फॉर पेरिफेरी। तो सेल प्लेट खुद ही बता रही है हम किधर से किधर बन रहे हैं, तो कोई ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। अब माइटोसिस का सिग्निफिकेंस आपने याद किया, सिग्निफिकेंस इज ग्रोथ, रिपेयर, रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट तीन जगह बताया गया, पहला ब्लड सेल, दूसरा एपिडर्मिस, और तीसरा गट एलिमेंट्री कैनाल की जो लाइनिंग, इनर लाइनिंग होती है, उसका रिप्लेसमेंट होता है। और सेल क्यों डिवाइड करती है? N/C रेशियो को मेंटेन करने के लिए। जब साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होती है तो N/C रेशियो डिस्टर्ब होता है, घटता कि बढ़ता है? घट जाता है, और उस रेशियो को रिस्टोर करने के लिए सेल डिवाइड करती है। अब चलते हैं मियोसिस में। कितनी फेज? दो। पहला मियोसिस 1, दूसरा मियोसिस 1 में कितनी? बड़ा दिक्कत है, दुई फेज। पहली कैरियोकाइनेसिस 1, और दूसरा कैरियोकाइनेसिस 1 में 4, प्रोफेज 1M1A1T1, प्रोफेज 1 में 5 ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोमल बिहेवियर। बताओ। लेप्टोटीन में क्रोमोसोम धीरे धीरे दिखाई देने लगते हैं, जाइगोटीन में सिनेप्सिस, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, और तीसरे में बाइवेलेंट क्लियरली अपीयर एज टेट्राड, है ना। इसके अलावा क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, है ना, रिकॉम्बिनेज एंजाइम का रोल, ये सब आपने पढ़ा। फिर डिप्लोटीन में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन, क्याज्मेटा फॉर्मेशन, एंड टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याज्मेटा एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली। और कहां पहुंच गए? कहां पहुंच गए? मेटाफेज 1 में आ गए। और मेटाफेज 1 में क्या कहेंगे? क्रोमोसोम अलाइन एट इक्वेटर नहीं, होमोलॉगस क्रोमोसोम अलाइन एट इक्वेटर। यही तो बड़ा अंतर है कि मियोसिस 1 और मियोसिस 2 दोनों में अलाइनमेंट होगा, लेकिन मियोसिस 1 में जो अलाइनमेंट होगा होमोलॉगस का होगा, और मियोसिस 2 में सिंगल, अलग अलग इंडिपेंडेंट होगा अरेंजमेंट। तो अब एनाफेज 1 में जब जाएंगे तो सेंटर में स्प्लिट नहीं होगा, होमोलॉगस क्रोमोसोम अलग होंगे, और यहीं पर क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाएगा एनाफेज 1 के दौरान। तो यहीं पे डिसाइड होगा कि गैमीट में कितने क्रोमोसोम होंगे। और फिर आएगी टीलोफेज, और आगे कहानी आपको पता है। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में एक शॉर्ट स्टेज और आती है, इंटर काइनेसिस, जो कि शॉर्ट लिव है, और इस दौरान डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है। और मियोसिस 2 इज इक्विवेलेंट टू द नॉर्मल माइटोसिस, तो उसमें कुछ पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। और फिर आते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। क्या सिग्निफिकेंस है? मियोसिस वेरिएशन लाता है, एंड वेरिएशन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एवोल्यूशन। और दूसरा, मियोसिस जनरेशन टू जनरेशन क्रोमोसोम का नंबर मेंटेन रखता है।
आपके पेरेंट में कितने क्रोमोसोम, उनके पेरेंट में, उनके पेरेंट में, हमारे पास, हमारे बच्चों में, किसकी वजह से, मियोसिस की वजह से। अगर माइटोसिस से गैमेट बनते तो हर जनरेशन में क्रोमोसोम का नंबर डबल हो जाता। तो हम कहते हैं एक तरफ कि मियोसिस क्रोमोसोम का नंबर हाफ करता है, लेकिन मियोसिस क्रोमोसोम का नंबर मेंटेन भी रखता है। तो हाफ कब करता है, प्रोसेस के दौरान, प्रोसेस के दौरान, और मेंटेन कब करता है, जनरेशन के दौरान। तो जनरेशन टू जनरेशन मेंटेन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। समझ गए क्या? तो कल कौन सा चैप्टर, शेड्यूल में थोड़ा चेंज हुआ, पता है आपको? मतलब वो परसों जो चेंज हुआ वही आज नहीं चेंज हुआ है, कि रोज थोड़ी चेंज करते हैं। कई लोग कल टेस्ट देने, उनको पता था कि आज टेस्ट होगा, तो कि शेड्यूल बदल दिया और बताया भी गया है। तो कल हमारा चैप्टर कौन सा है, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। उसकी वीडियो आज आपको मिल जाएगी, एक बार आप देख लेना उसको। कल आओगे तो क्वेश्चन उसके कराएंगे, साथ में थ्योरी कवर करेंगे, और उसका चैप्टर फिर वही सेल बायोमॉलिक्यूल। जब तो गुस्सा ना आने लगे कि अरे यार जीएन रामाचंद्रन क्या वही बात करते हो बार बार, जब तक तुम्हारा मन कर ये ना करने लगे कि अद्धा उठा के मार दें टीचर को, तब तक पढ़ते रहो, बस हो जाएगा। और अगर इसके अलावा सवाल करना तो 38 ईयर कर लो तुम लोग। इसमें तुम 2016 से करा ही रहे, 13 से। इसके पहले जो 25 साल के सवाल करने तो ये वाली किताब लेना, सिंगेज की लेना, ठीक है, 38 ईयर।